अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शर्जील आफाक। आज हमने करना है केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। और थर्ड नंबर पे हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन-सॉइल-डॉप मेथड। आइए सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जी बेटे, इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेस कर ली हुई है। बेटे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1886 तक मुकम्मल हो चुकी हुई थी और इन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 1895 तक कवर हो चुकी हुई थी। और हैरान कुन हद तक बात कि जब ये दो पार्टिकल डिस्कवर हो गए तो उसके बाद 1932 तक यही समझा जाने लगा कि इस एटम के अंदर सिर्फ दो ही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और कौन कौन से हैं वो? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। 1920 के अंदर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था रदरफोर्ड। उसने प्रिडिक्ट किया था कि अगर हम एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन को कंसीडर करें तो वी कैन नॉट कंफर्म द मास ऑफ एटम परफेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, उसने देखा कि हाइड्रोजन जो है इसमें एक प्रोटॉन है, हीलियम में कितने प्रोटॉन है? दो प्रोटॉन है। हाइड्रोजन में एक, हीलियम में दो। तो इस लिहाज से अगर मास के लिहाज से देखा जाए तो हीलियम का मास हाइड्रोजन का 2 टाइम होना चाहिए। लेकिन जब देखा गया तो हीलियम का जो मास था वो हाइड्रोजन का 2 टाइम नहीं था, ये तो हाइड्रोजन का 4 टाइम था। तो ही वॉज एबल टू कंक्लूड दैट के एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर जिसका मास लगभग प्रोटॉन के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद 1932 के अंदर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जेम्स चैडविक। He performed an exclusive experiment for the discovery of the neutrons and he was awarded a Nobel Prize in 1935. आइए देखते हैं कि उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। जी बच्चों, जो जेम्स चैडविक था उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या प्रोड्यूस करवाए? अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की किसके ऊपर? ब्रिलियम टारगेट पे। दिस इज अ ब्रिलियम टारगेट। बेटे ये क्या है? इट्स अ ब्रिलियम। ये सारा बेटे क्या? ब्रिलियम। उसने अल्फा पार्टिकल्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक रेडियम और पोलोनियम से निकालकर इनको डायरेक्ट किया, इसको फेंका, इसकी बम्बार्डमेंट की ब्रिलियम टारगेट पे। देखता क्या है कि अल्फा पार्टिकल जब इसके साथ टकराते हैं तो कुछ बड़ी जबरदस्त किस्म की पेनिट्रेटिंग रेस प्रोड्यूस होती है और उन पेनिट्रेटिंग रेस को चार्ज डिटेक्टर क्या शो करता है? न्यूट्रल। और चूंकि चार्ज डिटेक्टर उन पेनिट्रेटिंग रेस को न्यूट्रल जाहिर कर रहा था इसलिए उनका नाम क्या रखा गया? न्यूट्रॉन्स। ठीक होगी बात। ये आपको बताते चले जाएंगे जो अल्फा पार्टिकल्स होती हैं ना, दीज आर डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई। इसको बेसिकली हम किस तरह लिखते हैं? He+2। एटॉमिक नंबर तो 2 होता है, मास नंबर कितना होता है? 4। 2,4+2। लेकिन आपको पता है कि जब हम न्यूक्लियर डीकंपोजिशन, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं कर रहे होते, लिहाजा He2 इस तरह भी इसे लिखा जा सकता है। बट यू विल हैव टू कीप इन माइंड ये दर हकीकत क्या है? He+2। ये 2 प्रोटॉन की तादाद, 4 इसका क्या है? मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर और ये क्या है? मास नंबर। तो एक्सपेरिमेंट एक बार रिपीट करता हूं कि जेम्स चैडविक ने क्या किया। ही डायरेक्टेड और बम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल्स ऑन द ब्रिलियम टारगेट, देन ही ऑब्जर्व दैट सम पेनिट्रेटिंग रेज आर प्रोड्यूस्ड एंड चार्ज डिटेक्टर शो दीज रेज न्यूट्रल। चार्ज डिटेक्टर ने शो किया कि इन रेज पर कोई चार्ज नहीं है। चूंकि ये न्यूट्रल थी तो उस बुनियाद पर इन रेज का नाम क्या रखा गया? न्यूट्रॉन्स। अब आइए देखते हैं कि ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कैसे हुए। अल्फा पार्टिकल चूंकि हीलियम के न्यूक्लियाई है, कैन बी शोन बाय He2. ठीक है, ये बेटे अल्फा पार्टिकल्स और ये ब्रिलियम टारगेट। हीलियम क्या है हमारे पास? अल्फा पार्टिकल 2,4 और ब्रिलियम टारगेट ये वाला सारा, ये क्या हमारे पास? 4,9। जब ये अल्फा पार्टिकल्स ब्रिलियम टारगेट को हिट करते हैं, देयर न्यूक्लियाई रीअरेंज। अब न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं।
अब 4 और 2 6, न्यूक्लियर ने रीअरेंज होकर कंबाइंड होकर 4 और 2 6 प्रोटॉन इकट्ठे हो गए। तो आपको पता होएगा कि 6 प्रोटॉन या 6 एटॉमिक नंबर किसका है? कार्बन का। तो 4 और 2 6 कार्बन मार्ग वजूद में आ गया। मास इसका देखिए क्या, 9 4 13, 9 4 13। तो कार्बन का जो स्टेबल आइसोटोप है उसका 12 होता है, तो 9 और 4 13 होता है। 12 मास यहां पर एडजस्ट हो गया, बाकी एक मास के हिस्से का क्या बाहर में आ गया? न्यूट्रॉन। गेटिंग माय पॉइंट? देखिएगा बेटे, ये अल्फा पार्टिकल्स थे, इन्होंने ब्रिलियम टारगेट को हिट किया, इनके न्यूक्लियाई रीअरेंज हुए, इकट्ठा हुआ 4 2 6 एटॉमिक नंबर है कार्बन का, प्रोटॉन की तादाद है कार्बन, और इनका मास 9 4 13, 13 में से 12 मास अगर हो तो वो कार्बन का है। तो 6 12, एक तो नया न्यूक्लियस ये बना, उसके बाद एक्स्ट्रा टोटल 13 मास था, न्यूट्रॉन बाहर आ गया। अब चूंकि लाखों करोड़ों ब्रिलियम के एटम से, लाखों करोड़ों अल्फा पार्टिकल से जो ही वो इनको हिट करते थे, इस तरह लाखों करोड़ों न्यूट्रॉन जो है बीच में से निकले। वो न्यूट्रॉन जब ट्रैवल कर रहे होंगे तो उनको क्या बोल दिया गया था उसने? रेज। अब ये न्यूट्रॉन जो होता है, ये तो हमें पता चल गया कि न्यूट्रॉन कैसे मिला। इट इज एक्चुअली प्रोड्यूस बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई, और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकला है। कीप इन माइंड हियर कि न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस से बाहर होता है, इट अंडरगो अ डिकेइंग प्रोसेस, ये टूट जाता है। न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस से बाहर होता है तो ये क्या होता है? टूट जाता है। तो आइए न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी देखते हैं। बट फ्री न्यूट्रॉन जिसका चार्ज 0 होता है और मास एस्टिमेटेड कितना होता है? 1, तो ये न्यूट्रॉन टूट जाता है किसके अंदर? प्रोटॉन के अंदर। दिस इज अ प्रोटॉन जिसका चार्ज +1 मास 1, और इलेक्ट्रॉन के अंदर जिसका चार्ज -1 और मास लगभग 0। सो कीप इन माइंड हियर, एटम के मास के अंदर हम इलेक्ट्रॉन का मास निग्लेक्ट कर देते हैं। अच्छा जी, और दिस इज अ न्यूट्रिनो, एंड हियर वी हैव अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो है ये चार्जलेस है और मासलेस है। ये बेटे प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का मास +1, प्रोटॉन का चार्ज +1 और मास 1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 और ये 0। तो ये फ्री न्यूट्रॉन जो होता है वो इस तरह डिके होता है। लुक एट हियर, +1 -1 +0, क्या जवाब आएगा? 0। ये चार्ज बन गया। ऊपर देखिएगा 1 + 0 + 0 क्या आएगा? 1। ठीक है, ये चार्ज देखिएगा, +1 -1 0, कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा? 0। मास 1 + 0 + 0, ये क्या हो गया? मास। सो फ्री न्यूट्रॉन जो होता है ऑलवेज डिके इनटू द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। जिसके चार्जेस को सम करें तो 0 आएगा, जिसके मैसेज को सम करें तो 1 आएगा। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रॉन से होते हैं ये, दे कैन नॉट आयोनाइज द गैस। आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन या कैथोड्स जो होती हैं ये गैस को आयोनाइज कर सकती हैं, लेकिन न्यूट्रॉन गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी एक और बड़ी ताकत और कुव्वत होती है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन इनरिच्ड स्पीशी में से प्रोटॉन यानी H को एक्सपेल कर सकते हैं। अब पैराफिन की बात कर लें, पैराफिन वैक्स जो होती है, जो कि अल्केन्स होते हैं, वो प्रोटॉन इनरिच्ड स्पीशी, काफी ज्यादा उसमें H पॉजिटिव मौजूद हो सकते हैं। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं, दे कैन एक्सपेल द हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम द पैराफिन, फ्रॉम द सेलुलोज, फ्रॉम द पेपर, फ्रॉम द वाटर। इन सब में से क्या कर सकते हैं? H पॉजिटिव या प्रोटॉन को एक्सपेल कर सकते हैं। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, न्यूट्रॉन जो है ड्यू टू देयर रिलेटिव मोशन या ड्यू टू देयर रिलेटिव एनर्जी, दे मे बी ऑफ अ 2 टाइप। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है फास्ट न्यूट्रॉन, एक होता है स्लो न्यूट्रॉन। ठीक है, इफ न्यूट्रॉन आर मूविंग विद द एनर्जी ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ न्यूट्रॉन आर मूविंग विद 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इस एनर्जी से न्यूट्रॉन मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द फास्ट न्यूट्रॉन। बट इफ न्यूट्रॉन इज मूविंग विद द एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी से मूव कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्लो न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से मूव कर रहा है, ये फास्ट न्यूट्रॉन कहलाएगा। अगर न्यूट्रॉन 1
इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम एनर्जी से मूव कर रहा है तो उससे स्लो न्यूट्रॉन कहेंगे। कीप इन माइंड हियर फिशन रिएक्शन जो होते हैं, फिशन रिएक्शन में क्या होते हैं, हैवी न्यूक्लियाई क्या होते हैं, टूटते हैं, ब्रेक होते हैं। तो फिशन न्यूक्लियस में देखा गया है, फिशन रिएक्शन में देखा गया है कि जो स्लो न्यूट्रॉन से होते हैं दे आर मोर इफेक्टिव देन द फास्ट न्यूट्रॉन। वजह, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन दे में बी कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियाई, उसको न्यूक्लियाई क्या कर सकता है, कैप्चर कर। फास्ट न्यूट्रॉन है वो शूं करके ऐसे क्या हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। सो फिशन रिएक्शन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वी विल हैव टू से दैट स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव देन द फास्ट। व्हाई? कि स्लो न्यूट्रॉन जब रमके आराम आराम से जा रहे होते हैं दे मे बी कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियाई, ठीक है, जिससे फिशन रिएक्शन क्या होता है, चलता है। तो उसके बाद बेटे देखिएगा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये इक्वेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आती है कि जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं दे कैन इजेक्ट अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन में से क्या करती है, अल्फा पार्टिकल्स को निकालती है। अब लुक एट हियर वी हैव अ नाइट्रोजन जो कि क्या है 714, और ये हमारे पास क्या है जी, फास्ट न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन जूं ही इसको हिट करता है, जूं ही इसको हिट करता है तो 714 में से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल आएगा। अल्फा पार्टिकल क्या था, हीलियम 2-4, और 714 में से हीलियम 2-4 निकाला, 2-4 इसमें से 2 निकाल दें तो बाकी क्या रह जाएगा 5, इसमें से 4 निकाल दें बाकी क्या रह जाएगा 10, तो आ जाएगा आपके पास 5-10। क्या आ जाएगा 5-10, और 10 में अगर एक न्यूट्रॉन ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा 11, ठीक है। इसमें जो 2-4 निकाला, 7 में से 2 निकाले बाकी बचा 5, 14 में से 4 निकाले बाकी बचा 10, 10 और 1 क्या हो गए 11। ये हमारे पास क्या निकल आया, अल्फा पार्टिकल्स, और न्यूक्लियाई जो ये कन्वर्ट हो गया है बोरॉन 511 में। सो हियर वी कैन से दैट फास्ट न्यूट्रॉन कैन इजेक्ट अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ नाइट्रोजन। इसी तरह स्लो न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं, स्लो न्यूट्रॉन भी इफेक्टिव वे में इस्तेमाल होता है कि हमारे पास होता है एक कॉपर 2965। अब इसमें स्लो न्यूट्रॉन है, ये कौन सा न्यूट्रॉन है जी, स्लो न्यूट्रॉन। अब जब स्लो न्यूट्रॉन जब कॉपर 2965 को हिट करता है इट मे बी कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ कॉपर। इसको कॉपर का न्यूक्लियाई क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। ये 2965 से कन्वर्ट हो जाता है 2966 में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है 2966 में। अब ये जो कॉपर 2965 ने एक न्यूट्रॉन रिसीव कर 2966 बनाया है, ये हाईली अनस्टेबल है। कॉपर 2966 क्या है, ये अनस्टेबल है। कॉपर 2966 दर हकीकत कॉम्बिनेशन किसका था, 2965 का, और एक न्यूट्रॉन ऐड हुआ था। अब जरा देखिएगा, लुक एट हियर बेटे, 29 इसका एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की तादाद, 66 इसका मास नंबर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, ठीक होगी बात ये। अब कॉपर 2966 में से एक न्यूट्रॉन इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन, कॉपर 2966 था, एक न्यूट्रॉन साइड पे कर दें, दोबारा फिर क्या हो गया कॉपर 2965, एक न्यूट्रॉन साइड पे किया हुआ है। इमेजिन इट, कॉपर 2966 था, एक न्यूट्रॉन साइड पे किया तो 66 की बजाय मास कितना रह जाएगा 65, 2965 फिर से हो गया, गुड। अब वो जो न्यूट्रॉन था वो डिके हो गया किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर, न्यूट्रिनो के अंदर, ठीक है। 2965 एक न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन डिके हुआ एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में, एक न्यूट्रॉन में। अब वो प्रोटॉन फिर से 2965 में ऐड हुआ। वो प्रोटॉन जब 2965 में ऐड होगा एटॉमिक नंबर 30 हो जाएगा, मास नंबर 65 से फिर 66 हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर 30 और मास नंबर 66, ये जिंक का एटम होता है, जिंक का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये वाला प्रोटॉन दोबारा 2965 में जब ऐड होएगा तो 2965 क्या हो जाएगा 3066, और 3066 क्या है जिंक, और बाकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। बाकी आपको पता है न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकलता है, चूंकि वो मास लेस है, चार्ज लेस है, तो वो इग्नोरेबल है। जी बच्चों, बात क्लियर हो गई, दोबारा सुनिएगा ये बात। कॉपर 2965 में जब एक न्यूट्रॉन ऐड होएगा, ये कॉपर 2966, और ये गैमा रेडिएशन बनाता है। एच न्यू क्या है, गैमा रेडिएशन। 2966 का न्यूक्लियाई क्या है, ये अनस्टेबल है। अगर देखें मैं अभी ये रिमूव कर दूंगा, ये बेटे कॉपर 2966 है, राइट। ये दर हकीकत भला क्या करता है,
इसको आपने यही इमेजिन करना है, कॉपर 2965 और साथ में एक न्यूट्रॉन, असल में इसी का कॉम्बिनेशन है, ऐसा ही है। लेकिन आपको पुत्र पता है कि न्यूट्रॉन टूट जाता है किसके अंदर, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। और आपको यह भी पता है कि कॉपर 2965 में अगर एक प्रोटॉन ऐड हो जाए तो एटॉमिक नंबर 29 से क्या हो जाएगा 30, और एटॉमिक नंबर भी बढ़ जाएगा, मास नंबर भी क्या हो जाएगा 66। और ये किसका है जी सारा, ये जिंक का है, ठीक होगी बात, ये सारा क्या जिंक। तो प्रोटॉन इसका यहां पर इस्तेमाल हो गया, बाकी एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। सेम केस यहां पे लिखा है हमने, ये कॉपर 2966 है, तो इसका जो 66 में से एक न्यूट्रॉन डिके होगा प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो पार्टिकल में। अब वो जो प्रोटॉन दोबारा जब ऐड हो जाएगा तो वो 3066 बन जाएगा, बाकी फिर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल के तौर पर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल के तौर पर बाहर आ जाएगा। बाकी न्यूट्रिनो जो है वो इग्नोरेबल है, मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल है। अच्छा, इसके एक्सटेंसिव यूज की वजह से ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन बायोलॉजिकल इफेक्ट की बिना दे आल्सो यूज इन द कैंसर ट्रीटमेंट। होप से ये बात कवर हुई। अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड रेज से। जी बच्चों, कैथोड रेज के ई ओवर एम वैल्यू या इलेक्ट्रॉन की ओवर एम वैल्यू, ये हमारे पास एक अब्बू साइंटिस्ट है जिसका नाम था जे थॉमसन, 1897 में इन्होंने डिस्कवर की थी। अब इसके लिए इन्होंने एक स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया है जो आप देख सकते हैं। ये सारी डिस्चार्ज ट्यूब है बेटे, यहां पर ये लगा हुआ है कैथोड, ये लगा हुआ है एनोड, ये कैथोड और ये एनोड, और ये बेटे हमारे पास स्क्रीन है फ्लोरेसेंस। ये फ्लोरेसेंस क्या है, स्क्रीन है, ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन है, ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन है। क्लियर होगी बात ये? अब बड़े ध्यान से देखना है पुत्र, क्या किया, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, उसी तरह इट वाज फिल्ड विद द गैस एट लो प्रेशर, वैक्यूम पंप अटैच था। तो जब हाई वोल्टेज अप्लाई की गई, यू कैन सी हियर, हाई वोल्टेज अप्लाई की गई, कैथोड रेज ओरिजिनेट हुई फ्रॉम द कैथोड साइड, और ये मूव किधर करेंगे, इनोड, इनोड इधर है, जब वो इधर मूव करेंगे तो इधर स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करके दे हिट द पॉइंट P1, P1 पे जब टकराएंगी दे क्रिएट इन्फ्लोरेसेंस। दोबारा सुनिएगा कि ये जे थॉमसन ने ये वाली डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की थी। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यहाँ पर कैथोड है और ये एनोड है, और ये हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्टेड है। आगे से ये एक स्मॉल होल है, पिन होल है, जिसकी डायरेक्शन डायरेक्ट किधर जाती है, इन्फ्लोरेसेंस स्क्रीन में। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या किया, अंडर रिड्यूस प्रेशर जब हाई वोल्टेज अप्लाई की, देखता क्या है कि कैथोड रेज कैथोड साइड से पैदा होती हैं, दे मूव इन द स्ट्रेट पाथ। वो जब स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं, दे हिट द फ्लोरेसेंस स्क्रीन एट द पॉइंट P1, ठीक है, एंड क्रिएट इन्फ्लोरेसेंस, यहां पर रोशनी पैदा करती। फिर जे थॉमसन ने क्या किया, फिर जे थॉमसन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। ये मैंने क्रॉस 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 और क्रॉस ये साइन दिया हुआ है, जो ये जाहिर कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में कैथोड मूव कर रही हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या किया, उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, ये क्रॉस क्रॉस किसे जाहिर कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ये समझ नहीं आ रही कैसे, मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट करें, ये मेरा हाथ नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो दिस इज अ बार मैग्नेट, दिस इज अ नॉर्थ पोल, दिस इज अ साउथ पोल, और कैथोड बिल्कुल स्ट्रेट, कैथोड किधर मूव कर रही है, स्ट्रेट डायरेक्शन मूव कर रही है। और अगर नॉर्थ पोल इधर हो, साउथ पोल इधर हो, और कैथोड सीधी मूव कर रही हो, तो इस तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से निकल के किधर आती हैं, साउथ पोल में। इस तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, कैथोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी। किधर होंगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कैथोड ऐसे सीधी मूव कर रही हैं, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं। इस तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेज, डायरेक्शन ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। एक ही बात है ना। तो ये ऐसे, तो ऐसे जाहिर हम कर नहीं सकते, 3D स्ट्रक्चर यहां पर बना नहीं सकते,
तो इसको क्रॉस से जाहिर किया हुआ, जो ये जाहिर कर रहा है कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैथोड रेज की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अप्लाई किया। ठीक होगी बात ये। अच्छा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेज। देखते क्या है कि कैथोड रेज जो है ना, दे मूव इन सेमी सर्कुलर पाथ। ये सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करते करते पॉइंट P3 पर, P1 पे नहीं अब टकराएंगे, अब पॉइंट P3 पर टकराएंगे और इन्फ्लोरेसेंस क्रिएट कर देंगे। उसके बाद ये थॉमसन ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया। अब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये देखिएगा, ये ऊपर एक पॉजिटिव प्लेट है और नीचे क्या है, एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट है। ये वाला हमारे पास जो क्रॉस 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 जो सर्कल बना हुआ है, ये असल में मैग्नेटिक फील्ड था विच इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर लगी है पॉजिटिव प्लेट, नीचे लगी है नेगेटिव प्लेट। अगेन उसने हाई वोल्टेज अप्लाई करके जब कैथोड रेज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में